एडवांस ब्रेस्ट कैंसर। मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर स्टेज क्या होती है? बहुत ही डरावनी चीज हुआ करती थी। मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली उसको हम जड़ से नहीं निकाल सकते। तो अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेल हो जाता है जी, तो आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या होगा? 40% महिलाओं में होता है, उसको बोलते हैं प्रिक 3CG। इट इज वेरी टेक्निकल। और 5, 7, 10 साल मरीज ठीक रहा और उसके बाद वो कैंसर अब फैल गया, लक्षण ही नहीं आते हैं। जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कीमो, हार्मोनल थेरेपी या टारगेट थेरेपी, तो पेशेंट की डेली लाइफ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का पड़ता है? बहुत बड़ी जो प्रगति हुई है, जिन लेडीज के अंदर के पीरियड्स बंद हो चुके हैं, या तो हम उसकी ओवरीज निकाल दें, ब्रेन में ट्यूमर फैल चुका है। आज आपने दिमाग के सारे धागे खोल दिए। 2 लाख और 15 से जी, 20,000 इतना बिल्कुल। डिफरेंस। यस सर। जब बीमारी एडवांस स्टेज पर पहुंच जाती है, वो भी कैंसर जैसी बीमारी, तो लोगों के दिल और दिमाग में केवल निराशा छा जाती है। लेकिन आज हम उस निराशा को खत्म करने के लिए एक ऐसा पॉडकास्ट लेके आए हैं जहां हम केवल पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करेंगे। आज इसी कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं एडवांस ब्रेस्ट कैंसर की, जो हर एक महिला के लिए सुनना जरूरी है, क्योंकि ये बहुत हेजिटेशन का वर्ड माना जाता है। डॉक्टर श्याम अग्रवाल सर, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजी चेयरपर्सन है सर गंगाराम हॉस्पिटल में, हम लगातार कैंसर के ऊपर इनके साथ पॉडकास्ट करते चले आ रहे हैं और ये बहुत सारी इंफॉर्मेटिव कंटेंट हमें प्रोवाइड कराते जा रहे हैं आप लोगों की अवेयरनेस के लिए। तो इसी कड़ी में आज का पॉडकास्ट एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? ये विकास, धन्यवाद। मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर स्टेज क्या होती है? पेशेंट आपके पास किस तरह से आते हैं, थोड़ा आप इसके बारे में बताइए। जी बिल्कुल। जैसे हमने पहले भी बताया था कि आजकल 2 लाख नए लगभग केसेस हो रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर के इंडिया में हर साल जी। और ऑलमोस्ट 50-60% पेशेंट्स हमारे पास एडवांस स्टेज में आते हैं और उसमें 50-60% बहुत ज्यादा पेशेंट्स मेटास्टेसिस का मतलब होता है कि कैंसर ब्रेस्ट में शुरू हुआ जी। और धीरे धीरे सेल्स फैलते चले गए, चाहे वो लंग में, लिवर में, बोन्स में, ब्रेन में, उसको मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो ये एक बहुत ही डरावनी चीज हुआ करती थी और शायद कम होती जा रही है, उसका जो डर है, क्योंकि नई नई दवाएं आती जा रही हैं। तो पेशेंट्स हमारे पास 2 तरीके से प्रेजेंट करते हैं। एक तो किसी महिला को 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले या 5 वर्ष पहले अर्ली ब्रेस्ट कैंसर हुआ और उसका संपूर्ण इलाज हुआ, ऑपरेशन हुआ, कीमोथेरेपी हुई, रेडिएशन हुई, हार्मोनल थेरेपी हुई, टारगेट थेरेपी हुई और 5, 7, 10 साल मरीज ठीक रहा और उसके बाद वो कैंसर अब फैल गया। अच्छा। तो दैट मीन्स कि जो पुराना इलाज था वो फेल हो गया और अब मेटास्टेसिस स्टेज के अंदर पहुंच गया। दूसरा पेशेंट ऐसा होता है कि उसको लक्षण ही नहीं आते हैं और शायद गांठ बन रही है, उसका इलाज नहीं करवा रहे हैं और जब हम जांच करते हैं या कुछ लक्षण भी आ रहे हैं, हड्डियों में दर्द हो रही है या राइट साइड में लिवर एरिया में दर्द हो रही है या अगर ब्रेन में ट्यूमर फैल चुका है उसकी वजह से लक्षण आ रहे हैं, सिर दर्द हो रहा है, उल्टी लग रही है या कोई सीजर हो रहा है, तो डी नोवो का मतलब होता है कि पहले ही दिन जब उस महिला को जिंदगी में पता लगा कि ब्रेस्ट कैंसर है तो वो मेटास्टैटिक स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है। तो मतलब उसको एकदम लास्ट स्टेज में जाके पता लगा कैंसर के बारे में। ये बहुत बड़ी समस्या है सारे कैंसर्स में कि कुछ मरीजों को लक्षण ही नहीं आते हैं जब तक कि वो चीज फैल ना जाए। तो उनकी संख्या कम होती है। मोस्टली पेशेंट्स को अर्ली ब्रेस्ट कैंसर का इलाज फेल हो जाता है। तो ये 2 तरीके से पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, लेकिन यस, इन पेशेंट्स के कैंसर्स स्प्रेड हो चुके हैं इन डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ देयर बॉडी। उसको हम एडवांस्ड या मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो सर आप इसको डायग्नोस कैसे करते हैं? तो डायग्नोसिस के लिए हमें 2-3 चीजें चाहिए। एक तो हमें ये देखना है कि वो ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स उनके शरीर में कहां फैले हैं। उसके लिए आजकल जो सबसे प्रचलित एक टेक्निक है जिसको पेट सीटी स्कैन बोलते हैं, वो हम सारे शरीर का करते हैं, ब्रेन से लेके नीचे तक, और हमें ये पता लग जाता है कि उनके ट्यूमर्स लिवर में हैं, लंग्स में हैं, ब्रेन में हैं, बोन्स में हैं या नहीं है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमें बायोप्सी करके ही कंफर्मेशन करनी है। अगर किसी महिला को 2, 4, 5 साल पहले अर्ली कैंसर हुआ था, ठीक हो गया, तो अब आप आ रहे हो दोबारा से पेट सीटी स्कैन लेके जिसमें कि कैंसर का डाउट हो रहा है या ऐसा लग रहा है स्कैन लेके कि कैंसर फैल गई है, लक्षण सब हैं, परंतु फिर भी बायोप्सी होना बहुत जरूरी है। उसकी 2 वजह है। एक वजह ये है
कि आप बायोप्सी में कैंसर कंफर्म करेंगे, क्योंकि हमने पहले भी बताया कि बिना बायोप्सी के कैंसर कंफर्म नहीं होता है। जी, आप पहले भी बता चुके हैं एक बार। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसके अंदर हम 3 टेस्ट करेंगे। हार्मोन रिसेप्टर्स, जिसको कि ईस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर बोलते हैं, दूसरा HER2/neu का जीन टेस्ट, और एक टेस्ट और होता है Ki-67। ये टेस्ट करने से हमारी ट्रीटमेंट लाइन फिगर आउट होगी, डिसर्न होगी, क्योंकि हार्मोन रिसेप्टर का ट्रीटमेंट एक है, HER2/neu रिसेप्टर पॉजिटिव का ट्रीटमेंट एक है, और तीसरा अगर ये दोनों चीजें नेगेटिव है, एक्चुअली ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट्रोजन रिसेप्टर, प्रोजेस्टेरॉन रिसेप्टर और HER2/neu, अगर ये तीनों नेगेटिव है तो हम ट्रिपल नेगेटिव बोलते हैं। तो इन तीनों तरह के कैंसर्स के इलाज मेटास्टैटिक स्टेज के अंदर टोटली डिफरेंट हैं, और एक नई पद्धति आ रही है, एक नया वर्ड आ रहा है, उसकी भी डिस्कशन हम लोग करेंगे, जिसमें कि HER2/neu की मात्रा को बायोप्सी के अंदर जज किया जाता है अगर वो लो है जी। उसकी डेफिनेशन है, उसकी शायद डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत टेक्निकल है। तो ये सब चीजों का इलाज होना अलग अलग तरीके से रिक्वायर्ड है, मुमकिन है। जी सर, जैसे आपने ये 3-4 टर्म अलग अलग बताई, इट इज वेरी टेक्निकल, तो हम एक एक करके ब्रेक डाउन करेंगे इन सारी टर्म को, ताकि व्यूअर्स को समझने में आसानी हो। तो सबसे पहले आपने बोला हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या होता है, और आज के टाइम पर हार्मोन थेरेपीज कौन सी हैं जिनके कारण ये इफेक्टिव हो सकती है? सो हार्मोन रिसेप्टर्स ट्यूमर सेल्स के प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम अपने बायोप्सी के अंदर टेस्ट करके हमको पैथोलॉजिस्ट बताता है। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि जो महिला के शरीर में हार्मोन्स बन रहे हैं, ईस्ट्रोजन पर्टिकुलरली, वो ट्यूमर सेल पे अटैच हो रहा है और ट्यूमर सेल को ऑर्डर दे रहा है कि तुम डिवाइड हो और तुम स्प्रेड करो। तो हार्मोनल ट्रीटमेंट हमारी ये होएगी कि हमें जो ईस्ट्रोजन उस महिला के शरीर में बन रहा है उसको हम रोक दें, उसको हम बनने से बंद करें, या उसको ट्यूमर सेल पे पहुंचने से रोके। तो अब उसके अंदर भी 2 चीजें हैं। एक महिला है जो कि प्री मेनोपॉजल है, जिसको पीरियड्स हो रहे हैं, उसका ईस्ट्रोजन जो है वो ओवरी से बन रहा है। तो सबसे पहला काम उस लेडी में ये है कि उसके हार्मोन को बनना बंद करना, माने उसकी ओवरीज को रोकना। उसमें 2-3 तरीके हैं जिससे हम कर सकते हैं, जो कि रेडिली सिंपल है। या तो हम उसकी ओवरीज निकाल दें, या उसको हम रेडिएशन से जला दें, लेकिन सबसे आसान है एक पेट में या कूल्हे में सिंपल इंजेक्शन लगता है, जिसको कि GnRH एनालॉग बोलते हैं। वो 3-3 महीने में लगता है, कुछ महीने में भी लगाते हैं। उससे ओवरीज से ईस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाएगा, और आपका जो ट्यूमर जिससे फ्यूल हो रहा है ईस्ट्रोजन से, वो बंद हो जाएगा। तो ये एक पुरानी विधि है जो कि अभी भी लागू है, होनी चाहिए। जो पोस्ट मेनोपॉजल है, जिन लेडीज के अंदर पीरियड्स बंद हो चुके हैं, उसमें एक सेकेंड सेट ऑफ ड्रग्स है जिसको बोलते हैं एरोमेटेज इनहिबिटर, जिसमें कि 3 दवाइयां हैं, लेट्रोजोल, एक्जिमेस्टेन, और ये दवाइयां हम देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी जो प्रगति हुई है हार्मोन रिसेप्टर कैंसर के अंदर, वो है एक नई दवाई, जिसमें भी अगेन 3 दवाइयां हैं, जिनको हम बोलते हैं CDK4/6 इनहिबिटर्स। इनको हम कंबाइन करते हैं, जो मैंने पहले दवाइयां बताई एरोमेटेज इनहिबिटर्स के साथ बाय एंड लार्ज। और 100 लोगों को जब हम दवाई देते हैं तो ये सिंपल गोलियां हैं CDK4/6 इनहिबिटर्स, जैसे राइबोसिक्लिब या पैल्बोसिक्लिब या अबिमासिक्लिब। तो जब हम हार्मोन से कंबाइन करते हैं तो 100 में से 80 लोग अच्छे हो जाते हैं, शायद 80 से भी ज्यादा जी। और 2-2, 3-3 साल से भी ज्यादा ये सिंपल गोलियां खाके अपना जीवन ठीक करते हैं। इनका कैंसर CT स्कैन में, पेट स्कैन में घट जाता है, ब्रेस्ट में जो गांठ होती है वो घुल जाती है, लिवर में या लंग में जो निशान है वो या कम हो जाते हैं या गायब हो जाते हैं, और मरीज 5-5 साल से भी ज्यादा की जिंदगी गुजार रहे हैं सिंपल गोलियों से। क्योंकि ये कीमोथेरेपी नहीं है, इनमें साइड इफेक्ट्स नहीं है, वो डिफरेंट मामूली से साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर कोई महिला काम करती है, टीचर है, बैंक में जाती है या कहीं भी जॉब कर रही है, तो इनको लेके वो अपना साधारण जीवन व्यतीत करने में पॉसिबिलिटी है। तो ये तो बहुत खूब देने वाली आपने मेडिसिन सारी बताई। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोगों को ये पिछले 5 से 10 साल के अंदर ये प्रगति हुई है, ये डिस्कवरी हुई है, और आज की डेट में ये दवाइयां अवेलेबल है। कुछ हमारे व्यूअर्स के क्वेश्चन थे सर, मैं एक क्वेश्चन पढ़ना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा था कि डॉक्टर साहब से जरूर क्वेश्चन पूछना जी। तो एक अंजलि नाम की महिला ने क्वेश्चन भेजा है कि डॉक्टर साहब, जब ट्रीटमेंट चल रहा होता है, कीमो, हार्मोनल थेरेपी या टारगेट थेरेपी, तो पेशेंट की डेली लाइफ पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का पड़ता है? जी, जैसे अभी तो हमने हार्मोनल थेरेपी की बात करी है,
तो मैंने बताया कि हार्मोनल थेरेपी, इनको खाने से बहुत ही कम साइड इफेक्ट्स होते हैं। जैसे हार्मोन ईस्ट्रोजन अगर कम हो जाए तो लेडीज में पसीना आना या फ्लशिंग, हॉट फ्लशेस होना, तो ये होता है। लेकिन यूजुअली 6 महीने, 3 महीने, 7 महीने में महिलाएं इससे एडजस्ट कर जाती हैं। दूसरा, जो कुछ दवाइयां जैसे एरोमेटेज इनहिबिटर्स हमने बोला वो देते हैं, उससे कुछ लेडीज के जोड़ों में दर्द होता है, मतलब माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं। अच्छा, कीमोथेरेपी वाली प्रॉब्लम्स नहीं होती कि कीमो हम दे ही नहीं रहे हैं। कीमो इसमें तीसरी चौथी लाइन के अंदर है। क्योंकि हमने ये भी समझा है कि मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर यूजुअली उसको हम जड़ से नहीं निकाल सकते हैं मोस्टली लोगों के अंदर। अच्छा, तो ये दवाइयां जड़ से नहीं खत्म हो सकता। हाँ, 2-3-4 साल चलेंगी, पेशेंट ठीक चलेंगे, फिर स्क्रीनिंग टेस्ट होंगे, उसके अंदर बीमारी फिर आएगी, तो फिर हमें अगले इलाज में जाना पड़ता है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फेल हो जाता है जी, तो आपकी नेक्स्ट अप्रोच क्या होती है? करेक्ट, तो ये बहुत अच्छा सवाल है। तो अब ये चीज जो कि फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन, ये ना केवल ब्रेस्ट कैंसर में है बल्कि मोस्टली कैंसर्स में सीक्वेंशियल ट्रीटमेंट आ गया है। तो जब मान लीजिए कि हमारा CDK4/6 इनहिबिटर और एरोमेटेज इनहिबिटर फेल हो गया, तो पेशेंट को लिवर में फिर डिजीज बन गई, तो एक तो टेक्निक ये रहती है कि फिर दोबारा बायोप्सी करके देखें, क्योंकि कैंसर सेल्स जो हैं वो चेंज होते हैं, वो स्टैटिक नहीं है, वो इवॉल्व होते हैं। उनके अंदर जीन्स में जो खराबी है वो भी बदलती रहती है। मान लीजिए कि पहले वो पेशेंट HER2/neu नेगेटिव था, जबकि फर्स्ट बायोप्सी के अंदर 100 में से 10, 15, 20 लोगों में वो HER2/neu पॉजिटिव हो सकता है, तो HER2/neu पॉजिटिव के हिसाब से इलाज होगा। एक दूसरा जीन है जो कि हार्मोन रिसेप्टर के अंदर 40% महिलाओं में होता है, उसको बोलते हैं PIK3C जीन, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। PIK3C जीन अगर पॉजिटिव है तो उसकी भी एक गोली है जो कि काफी आसान है, शुगर का थोड़ा बढ़ सकता है उससे, लेकिन इंसान गोली पे जा रहा है। तीसरी जो चीज है, अगर हम जीन्स के उसके टेस्ट करते हैं, उसमें BRCA1, BRCA2 करते हैं। अगर आपका BRCA1-2 है तो आप उसको टारगेट कर रहे हो, दैट मींस BRC, उसके अंदर दवाओं के नाम है PARP इनहिबिटर्स। ये टेक्निकल नेम्स हैं, लेकिन ये भी गोलियां हैं, अगेन कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो सिमिलरली और दूसरे इलाज है, इसमें ESR1 का भी एक टेस्ट हम लोग करते हैं जिससे कि ट्रीटमेंट डिटरमिन होती है जी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने अभी तक कीमोथेरेपी की बात ही नहीं करी। पहली लाइन में CDK4/6 इनहिबिटर्स, एरोमेटेज इनहिबिटर्स, फिर PIK3C इनहिबिटर्स, फिर PARP इनहिबिटर्स, तो उसके बाद कहीं जाके कीमोथेरेपी की बात आती है जी। तो यूजुअली ये पेशेंट्स जो कि ब्रेस्ट कैंसर वाले हार्मोन पॉजिटिव होते हैं, तो ये 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, और जब हम कीमो की भी बात करें तो कीमो में भी हमारे पास 10 से भी ज्यादा दवाइयां हैं जी। वो भी हम दवाइयां बदलते रहते हैं। तो मोस्टली हमारा एम ये है ऐसे पेशेंट्स में जिनको की कैंसर फैल गई है कि उनकी लाइफ को कंफर्टेबल करना, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना और उनकी लॉन्जेविटी को बढ़ाना। तो वो दवाइयां बदल बदल के हम लोग ये कर पा रहे हैं। और हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव जो कैंसर है उससे डरना नहीं चाहिए महिलाओं को, क्योंकि हमारे पास कम से कम 15-20 इलाज है। ठीक है, जैसे कि हम एक एक टर्म को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर जी आपने ये बताया, ये बहुत अग्रेसिव अप्रोच मानी जाती है, तो लोगों का जनरली मानना है कि इसमें होप कम होती है। क्या सच में इसमें होप कम है या फिर साइंस ने अपने नए दरवाजे खोल दिए हैं? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल नेगेटिव एक अग्रेसिव टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है और जब वो फैल जाता है तो सब लोग गूगल करते हैं और ये देखते हैं कि ये बीमारी जो है वो कठिन है, क्योंकि उतनी आसान नहीं है जितनी कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, लेकिन उसमें एक इम्यूनोथेरेपी आ गई है। तो जब वो बायोप्सी हमने करी, उसमें अगर ट्रिपल नेगेटिव आ गया तो हम एक टेस्ट करते हैं जिसको बोलते हैं CPS। अगर वो CPS कंबाइंड पॉजिटिव स्कोर 10 से ज्यादा है तो उसमें कीमोथेरेपी के संग संग इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। कीमोथेरेपी के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी दी जाती है। इसमें कीमोथेरेपी हमें देनी पड़ेगी क्योंकि हार्मोन्स है नहीं, HER2 है नहीं, तो उसमें कीमोथेरेपी का रोल इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका CPS 10 से ज्यादा है तो इम्यूनोथेरेपी। उसका क्या एडवांटेज है? एडवांटेज ये है कि इम्यूनोथेरेपी जिस पेशेंट को सूट कर जाए, तो उसमें आप 10 से 20% महिलाएं ऐसी भी निकल आएंगी वो शायद 5 साल से भी ज्यादा चलेंगी। अच्छा। तो ये एक नई प्रोग्रेस है ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में। और जैसे मैंने अभी बताया कि हम अदरवाइज हम कीमोथेरेपी बदलते रहते हैं, उनका भी हम BRCA1-2 पॉजिटिव होने की संभावना होती है इन महिलाओं में। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो PARP इनहिबिटर्स दिए जा सकते। इन महिलाओं में ब्रेन में ट्यूमर जाने की संभावना रहती है, तो उसके लिए रेडियोथेरेपी का भी इस्तेमाल होता है। तो वो मैं सहमत हूं कि ट्रिपल नेगेटिव जो ट्यूमर है थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन इम्यूनोथेरेपी
कीमोथेरेपी की बदल बदल के सीक्वेंस वाइज दवाइयां, उनके नाम मैं ले सकता हूं, पैक्लिटैक्सिल है, एरेबिलिन है, कैप्साइटाबिन है, डोसीटैक्सिल है, प्लैटिनम्स हैं, बहुत सारी दवाइयां आ गई हैं जो कि हम बदल बदल के देते हैं और पेशेंट की लाइफ को बढ़ाते हैं और कंफर्टेबल करते हैं। सर आपका गोल ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है? तो जैसे हमने बोला कि मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर में बीमारी की जड़ को निकालना शायद संभव नहीं है, तो यही गोल ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा कि उसको हमें नॉर्मल लाइफ में लाएं। अगर वो काम करती हैं काम पे जाएं, अगर वो घर में महिला हैं, होम मेकर हैं, तो अपना घर में काम करें और उनकी जिंदगी को बढ़ाएं और पेन लेस रखें, पेन फ्री रखें जहां तक संभव है। ठीक है, डिजीज कंट्रोल रहे। अब आप देखिए, शुगर है या ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट है, ये बीमारियां खत्म नहीं होती है, नहीं होती, लेकिन ये इंसान भी तो 10-20 साल चलते रहते हैं अपनी बीमारी के साथ। शुगर की गोली बढ़ गई, शुगर की गोली बढ़ा दी, बीपी बढ़ गया, तो कैंसर भी हम लोग शुगर और बीपी की तरह कन्वर्ट करने में समर्थ हो रहे हैं पिछले 10 से 20 वर्ष। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि कैंसर होने के बाद भी उनकी जिंदगी का समय बढ़ाया जा सकता है और अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम दे रहे हैं। ठीक है सर, तो अब नेक्स्ट टर्म HER2 पॉजिटिव जी, ठीक है, ये बहुत टेक्निकल वर्ड है जी। तो इसके क्लासिफिकेशन का पेशेंट पे किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है, इसको आप थोड़ा ब्रेक डाउन करें डिटेल जी। शुरू में जब हम बायोप्सी करते हैं तो उसमें HER2/neu एक जीन होता है जो कि 100 में से 20 महिलाओं में उनके ट्यूमर में वो पॉजिटिव पाया जाएगा जी। तो जिन महिलाओं का 20% में नंबर आ गया, उनका HER2/neu जीन का टेस्ट पॉजिटिव है, तो उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट टोटली डिफरेंट है। आज से 25-30 साल पहले जब मैं अमेरिका से आया था, तब वहां पे UCLA में डॉक्टर स्लेमन थे जो कि HER2/neu पे काम कर रहे थे और मेरी ये खुशकिस्मती है कि मैंने उनके साथ कुछ समय बिताया जी। उन्होंने एक पर्टिकुलर दवाई इजाद करी जिसका नाम है ट्रस्टुजुमैब, आज भी वो इस्तेमाल हो रही है। अच्छा। तो HER2/neu जीन को अगर हम टारगेट कर पाए तो इंसानों की जिंदगी बदल जाती है। आज से बचाया जा सकता है उसके थ्रू। बिल्कुल। 30 साल पहले एक दवाई थी ट्रस्टुजुमैब, हर्सेप्टिन के नाम से आई थी। आज उस फील्ड के अंदर 9 से भी ज्यादा दवाइयां आ गई हैं, जिनसे कि जिनका HER2/neu पॉजिटिव होता था वो कहते थे कि ये भी ट्रिपल नेगेटिव की तरह है, ठीक नहीं होएगा। आज मेरे पास 9-10 दवाइयां आ गई हैं जिससे कि इन मरीजों की जिंदगी का कायाकल्प हो जाता है। अच्छा। ट्रस्टुजुमैब पहली दवाई है, दूसरी दवाई पर्टुजुमैब है। आज अगर किसी महिला को HER2/neu पॉजिटिव मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर होता है तो कीमोथेरेपी के साथ ट्रस्टुजुमैब और पर्टुजुमैब नामक दवाइयां दी जाती हैं और 100 में से 30 से भी ज्यादा लोग 7, 8, 10 साल तक चल रहे हैं। और मेरे पास पेशेंट्स हैं जो कि 3-3, 5-5 साल से ट्रस्टुजुमैब पर्टुजुमैब ले रहे हैं। उनको कीमोथेरेपी केवल 6 महीने दी जाती है। ये दवाइयां टारगेटेड दवाइयां, इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है अगर आपका हार्ट ठीक है। अब इस पे एक तीसरी दवाई आई जिसका नाम लपैटिनिब है, वो गोली है। वो उतनी अच्छी नहीं थी जितनी की शायद हम चाहते थे, लेकिन एक बहुत बड़ी तरक्की हुई है पिछले 2 सालों में, 1 साल में इंडिया में। उस दवाई का नाम है TDXD और उसने कमाल कर दिया है HER2/neu पॉजिटिव के पेशेंट्स जिनको बीमारी होती है, वो अब मेटास्टेसिस पेशेंट्स में यूज हो रही है और अर्ली स्टेज में भी उसके जाने का लक्षण आ रहे हैं। उसकी संभावना है कि अगले 1-2 साल में, इसको हम बोलते हैं एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट, उसमें ट्रस्टुजुमैब के साथ एक पर्टिकुलर साइटोटॉक्सिक एजेंट को हम टैग कर देते हैं, पेशेंट को इंजेक्ट करते हैं, तो ट्रस्टुजुमैब वो ट्यूमर सेल पे चला जाता है और जो साइटोटॉक्सिक दवाई है वो ट्यूमर सेल को मार देती है। तो एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स का जमाना आ चुका है और वो ना केवल ब्रेस्ट कैंसर में एक, बल्कि TDM1 एक दूसरी है और भी 3-4 दवाइयां आ गई हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर में एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स काम कर रहे हैं। तो TDXD जिनको HER2/neu पॉजिटिव कैंसर है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये ब्रेन में भी जाती है। जितनी भी दवाइयां हार्मोन की थी या ट्रिपल नेगेटिव की, ये सब ब्रेन में जाती है, ये ब्रेन में नहीं जाती थी। अच्छा। लेकिन TDXD और कुछ हद तक लपैटिनिब थोड़ा ब्रेन में जाती है। तो ये दवाइयां TDM1 भी थोड़ा ब्रेन में जाती है, लेकिन TDXD तो 100 लोगों को अगर ब्रेन में ट्यूमर चला गया है तो 70-80 लोगों में कामयाब है। ये ब्रेन में जाने का थोड़ा सा मतलब समझाइए सर। ब्रेन में मतलब आपका ब्रेस्ट कैंसर हुआ किसी महिला को, आपने CT स्कैन कराया तो उसमें ब्रेन में एक गांठ दिख गई,
अच्छा, तो उसको हम एमआरआई से कंफर्म करते हैं, पेट सीटी स्कैन से कंफर्म करते हैं, क्योंकि ट्यूमर सेल्स तो ब्लड सर्कुलेशन से कहीं भी जा सकते हैं, पर ये जरूरी नहीं है कि ब्रेन में सबके जाए। तो जिनका ब्रेन में चला जाता है वो एक बहुत ही नेगेटिव बात होती है, क्योंकि ज्यादातर कीमोथेरेपी की दवाइयां, ज्यादातर हार्मोन्स की दवाइयां ब्रेन में नहीं जाती हैं, तो उसका इलाज केवल रेडियोथेरेपी रहता है। और अगर HER2 पॉजिटिव है तो हम TDXD नामक दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास पेशेंट्स हैं जो कि अब उससे कामयाब हो रहे हैं और पेशेंट्स लंबा चल रहे हैं। आज आपने दिमाग के सारे धागे खोल दिए और ये बहुत ही ज्यादा होप देने वाला, जो लोग निराश हो गए एडवांस स्टेज ब्रेस्ट कैंसर से, ये बहुत होप देने वाला आज आप इंफॉर्मेशन लोगों तक शेयर कर रहे हैं। तो जैसे आपने एक टर्म डिस्कस की BRCA1, BRCA2 और NGS, इसका क्या रोल है सर? तो BRCA1-2 का मतलब है BRCA1 या BRCA2 जीन। तो ये अगर हम ब्रेस्ट कैंसर में करें तो ये हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर में इसका रोल है, माने कि ट्रिपल नेगेटिव वाले पेशेंट्स में BRCA1-2 ज्यादा पाए जाते हैं एज कंपेयर टू हार्मोन पॉजिटिव। उसमें केवल 5% लोगों में या महिलाओं के अंदर BRCA1-2 होता है। तो BRCA1-2 की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर किसी पेशेंट को BRCA1-2 ब्लड टेस्ट में या ट्यूमर में पॉजिटिव पाया जाए, एक तो उसकी दवाई है पार्प इनहिबिटर्स, जिसमें कि ओलापरिब नामक दवाई है जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये हेरिडिटरी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है तो उसके परिवार के लिए जो है वो एक इंपॉर्टेंट चीज हो गई। तो उसकी सिस्टर, उसकी डॉटर, उसकी मदर को भी ये ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अगर उसका BRCA1-2 टेस्ट पॉजिटिव आता है, उसमें म्यूटेशन पाई जाती है, तो उनके अंदर भी लाइफ टाइम कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। तो इसको हम जेनेटिक काउंसलिंग बोलते हैं। तो जब किसी भी महिला का BRCA1-2 पॉजिटिव आए तो उसको अपने परिवार के साथ जेनेटिक काउंसलर के पास जाना चाहिए, बात को समझना चाहिए कि उनके परिवार में और कितने लोगों को कैंसर हो चुका, क्योंकि BRCA1-2 से ना केवल ब्रेस्ट कैंसर होता है, ओवेरियन कैंसर भी होता है, पैंक्रियाटिक कैंसर भी होता है, प्रोस्टेट कैंसर मेल्स के अंदर होता है। तो जेनेटिक काउंसलिंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाए, ये बहुत जरूरी है। अब बात आ गई नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। तो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग पिछले 5 से 10 सालों में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है। ये क्या है? बेसिकली हमारे जो ट्यूमर्स हैं, जो बॉडी में कैंसर्स बनते हैं, वो जीन्स में खराबी की वजह से बनते हैं। तो पहले हम उसका ट्यूमर टिश्यू लेते हैं, उसको हम मशीन में डालते हैं और जीन सीक्वेंसिंग करके ये पता लगाते हैं कि उनमें ऐसा कौन सा जीन खराब हुआ जिसकी वजह से कि इसको कैंसर बन गया। तो मोस्टली पहले टेक्नोलॉजी बहुत मुश्किल थी। जब हमने 20 साल पहले, 30 साल पहले ये सर्विस शुरू करी, तब 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए लगते थे और महीनों लगते थे ये पता लगाने के लिए। आज अगर मेरे पास ब्रेस्ट कैंसर का पेशेंट आया है या किसी भी कैंसर का पेशेंट आया है, उसकी मुझे NGS करवानी है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग करानी है, मेरे हाथ में 10 दिन में रिपोर्ट आ जाती है, लगभग 70-80 हजार रुपए खर्चने से। और मुझे ये पता लगता है कि कौन सा जीन खराब है और उसको मैं अगर टारगेट कर दूं, तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो टिश्यू से कर सकते हैं। अब टेक्नोलॉजी और आगे चलेगी। टेक्नोलॉजी में क्या हो गया कि क्योंकि हमारा ट्यूमर सेल्स जब डाई कर रहे हैं, मर रहे हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि हर एक सेल की एक लाइफ होती है, तो जब वो मरते हैं तो उसका जो जीन है, उसका जो DNA है, वो ब्लड में आ जाता है। तो अगर मैं आपका ब्लड सैंपल ले लूं तो मैं वही टेस्ट को थोड़ी और बेटर करके वही जीन की खराबी मैं ब्लड से भी पकड़ लूंगा, तो मुझे टिश्यू की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी आजकल ऑलमोस्ट 90% कंकॉर्डेंस है ब्लड टेस्ट में, जीन डिटेक्ट करने में वर्सेस टिश्यू में। लेकिन हम जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, हम लिक्विड बायोप्सी माने ब्लड की जो जीन टेस्टिंग की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत तेजी से। और आप ये समझें कि अब हमने ये बताया कि ये जो पेशेंट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर के, चाहे वो हार्मोन पॉजिटिव है, चाहे वो ट्रिपल नेगेटिव है, चाहे वो HER2 पॉजिटिव है, ये जी रहे हैं 5 साल 10 साल, उससे भी ज्यादा चल रहे हैं। तो कैंसर एक स्टेशनरी चीज नहीं है, उसके जो जीन्स हैं वो बदल रहे हैं समय के साथ। भाई आपका पेशेंट, अगर आपकी दवाई दी तो आपका पेशेंट तो ठीक हो जाना चाहिए। अगर आपका पेट CT स्कैन के अंदर नॉर्मल आ गया, वो पेशेंट ठीक नहीं होता है, वो 2 साल के बाद फिर रिलैप्स होता है। क्यों रिलैप्स होता है? क्योंकि आपकी जीन का मेकअप जो है वो बदल गया।
जीन का मेकअप बदल गया। तो वो मैं या तो मैं ब्लड से टेस्ट करूं या मैं दोबारा टिश्यू लेके टेस्ट करूं, बायोप्सी लेके टेस्ट करूं। तो टिश्यू देने में पेशेंट को प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसमें सुई लगानी पड़ती है उसके लिवर में या हड्डी में या लंग के अंदर, वो कतराता है। लेकिन अगर मैं यही चीज सिंपल ब्लड टेस्ट से जान लूं तो पेशेंट के लिए भी सुविधा हो गई, मेरे लिए भी सुविधा हो गई ये डिसाइड करने के लिए कि मैं क्या दवाई बदली करूं जिससे कि मेरे पेशेंट का ट्यूमर सेल मर जाए। और वो चीज जो है आजकल लिक्विड बायोप्सी के जरिए अमेरिका में तो एक पेशेंट के 10-10 दफा लिक्विड बायोप्सी कराते हैं 4 साल के अंदर। ये पेशेंट आज ठीक रहा, 6 महीने में बीमारी बढ़ गई, ब्लड सैंपल लिया, उसकी स्टडी करी कि कौन सा जीन खराब हुआ, दवाई बदल दी। फिर 6 महीने के अंदर फिर बीमारी बढ़ गई, फिर आपने ब्लड टेस्ट लिया, उसका जीन बदल गया, फिर दवाई बदल दी उसके अकॉर्डिंगली। तो ये चीज अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा हो रही है। इंडिया अभी थोड़ा इस मामले में पिछड़ा हुआ है क्योंकि लिक्विड बायोप्सी या ब्लड से जीन को पकड़ने की जो विधि है वो इवॉल्व हो रही है और अगले 2-3-4 सालों में ये बहुत तेजी से पकड़ लेगी। जैसा आप बता रहे हैं कि इंडिया में अभी ये उतनी तेजी गति से काम नहीं कर रहा, तो पहले की आज जैसे आप 10-20 साल पहले के बता रहे हैं, फिर भी उसके कंपैरिजन में इंडिया में क्या बहुत बदलाव आया है इस ट्रीटमेंट को लेकर के? देखिए ऐसा है कि मोस्टली जो इन्वेंशंस होती हैं, डिस्कवरीज होती हैं, वो दवाओं की, चाहे वो जैसे मैंने बहुत सारे दवाओं के नाम लिए, CDK4/6 इनहिबिटर्स हैं, HER2/neu की दवाई है, इम्यूनोथेरेपी है, तो वो पहले वेस्टर्न कंट्रीज में डिस्कवर होती हैं, वहां लॉन्च होती हैं। अब इंडिया में 5-6 महीने के गैप के बाद मोस्टली वो दवाइयां इंडिया में अवेलेबल हो जाती हैं और वही इलाज जो वेस्टर्न कंट्रीज में हो रहा है हम अपने पेशेंट्स को दे पा रहे हैं जी। समस्या क्या है कि कुछ दवाइयां शुरुआती समय में महंगी होती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है 2-3 साल में वो दवाइयां इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले भी प्रोड्यूस करते हैं बहुत सस्ते दाम में। उदाहरण के तौर पे जो पार्प इनहिबिटर्स है ओलाप्रिब, अमेरिका में अभी भी 2 लाख रुपए महीने की मिलती है, यहाँ पे 15 से 20 हजार रुपए महीने की मिलती है। 2 लाख और 15 से 20 हजार, इतना डिफरेंस? यस सर। आप देखिए जो CDK4/6 इनहिबिटर्स है जिसमें राइबोसिक्लिब है या बिमासिक्लिब है, अमेरिका में भी 2 लाख रुपए की मिलती है। यहाँ पे जो पैल्बोसिक्लिब नाम की दवाई है वो 15,000 रुपए की मिल रही है। ट्रस्टुजुमैब जो कि HER2/neu की पहली दवाई थी, अब वो 10,000 में मिल रही है, जब शुरुआत थी तो 2-2 लाख रुपए की मिलती। तो जैसे जैसे ये दवाइयां यूज होती जाती हैं, उनकी नई नई दवाइयां आती जाती हैं, तो हमारी जो इंडस्ट्री है उनको जेनरिक्स या बायोसिमिलर्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, जिससे कि दवाएं सस्ती हो जाती हैं और वो एक कॉमन इंसान के रीच में आनी शुरू हो जाती है। तो मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी इवॉल्व कर रही है इंडिया की बहुत तेजी से। ना केवल इवॉल्व कर रही है बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की दवाइयां एक्सपोर्ट कर रही है। जितनी भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, एंड नॉट ओनली देयर बट आल्सो टू अमेरिका एंड टू यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा। ओह यस, इंडिया में तो एक तूफान आ गया है फार्मा इंडस्ट्री का। जी। तो अगला क्वेश्चन फिर हम एक व्यूअर का लेते हैं, इनका नाम सौम्या है। ये कह रहे हैं कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के लिए स्पेशल डाइट रिकमेंड की जाती है क्या, और कैंसर फाइटिंग फूड्स वाकई में काम करते हैं? यस, जब आप कीमोथेरेपी कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोग पेशेंट्स को फाइट करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट रिकमेंड करते हैं, जिसमें कि दूध या दूध से बनी हुई चीजें, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग्स या फिश, चिकन वगैरह सब खाना चाहिए। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक डाइट नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स गूगल पढ़ के आते हैं कि सर व्हाइट चीजें नहीं खानी, दूध नहीं पीना, चीनी नहीं खानी जी। लेकिन हमारी किताब में, हमारे जर्नल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो मैं आपको ये बोलूं। आज कोई पेशेंट आए थे, वो कह रहे थे कि सोयाबीन्स में ईस्ट्रोजन होते हैं, वो मैं न खाऊं। तो इतनी हल्की मात्रा में होते हैं तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप मत खाएं। तो डाइट में ये है कि आप एवरेज साधारण लें, अगर आप कीमोथेरेपी पे हैं तो हाई प्रोटीन डाइट लें, अदरवाइज अपना वेट कंट्रोल में रखें, एक्सरसाइज करें, फल लें, फ्रूट्स लें और सैलेड्स। तो सर आपने लगभग सारी दवाइयां बताई, तो क्या इस तरह के ट्रीटमेंट में कोई और नई दवाइयां भी आई हैं? जी, इसमें मैं एक और टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर को इंक्लूड करना चाहूंगा जो कि अभी पिछले 1 साल से आया है। हमने HER2 पॉजिटिव की बात करी। जी, मैं यही अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला था, HER2 लो के बारे में। राइट, ये एक नया शब्द सुनने को मिलता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? जी, ये बहुत ही अच्छा सवाल है टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मरीजों के लिए भी, क्योंकि जब हम HER2/neu का टेस्ट करते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से, तो उसमें ग्रेडिंग आती है 1, 2, 3। यदि वो 3 है तो उसको HER2 पॉजिटिव बोलते हैं। अगर 2+ आता है तो उसमें हमें फिश टेस्ट
टेक्निकल वर्ड है, वो करना पड़ता है देखने के लिए कि क्या वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो वो HER2 पॉजिटिव की कैटेगरी में चला गया, जिसको हमने डिस्कस किया। अगर वो HER2 फिश से नेगेटिव आ रहा है, या फिर तीसरा अगर HER2 1+ आ रहा है, उसको आप HER2 लो बोलते हैं। तो अब पहले इसमें कोई इलाज नहीं होता, इलाज नहीं था। नहीं इलाज इन द सेंस कि या तो वो ट्रिपल उसका ER/PR नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो उस ग्रुप के अंदर वो चले जाते थे। अब ये एक नई कैटेगरी हो गई है जिसमें कि जिसका कि HER2 न्यू लो है, उसके लिए एडिशनल दवाई आ गई। और ये वही वाली दवाई है जिसका पहले मैंने जिक्र किया, जिसका नाम है TDXD, जो कि बहुत ही कामयाब एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट है। तो 100 में से 60-70 महिलाएं जिनका कि हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव है, उनका HER2 लो भी होता है। HER2 लो भी होता है। अगर HER2 लो है, जो कि 60-70% में है, तो उसके लिए ये दवाई भी इस्तेमाल होती है सीक्वेंस में। तो ये एक नई दवाई आ गई। और इसी तरह से ट्रिपल नेगेटिव के अंदर भी कुछ संख्या में मरीजों का HER2 लो होता है। पहले उसको सब नेगेटिव बोलते थे, लेकिन अब HER2 लो एक नई कैटेगरी आ गई। ये थोड़ी टेक्निकल बात है, लेकिन आपको ये याद रखना है नेगेटिव से लो वर्ड क्यों? क्योंकि वो 1+ है। अच्छा। 1+ को पहले हम नेगेटिव में लेते थे। अच्छा। अगर 2+ फिश नेगेटिव था तो उसको हम नेगेटिव में लेते थे, लेकिन अब क्योंकि एक नई दवाई आ गई और वो कामयाब है HER2 लो के अंदर, तो हम पुराने पेशेंट्स जिनको कि हमने पहले नेगेटिव माना हुआ था, अब उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट को हम दोबारा स्टडी करते हैं। अगर उसका 1+ या 2+ है जिसमें कि फिश नेगेटिव है, उसको HER2 लो मान के हम लोग वो TDXD की दवाई का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें भी बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पास एक नई दवा आ गई 60-70% लोगों के लिए, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, जिससे कि अगेन आपको, क्योंकि सीक्वेंस में यूज करना है, आपको हार्मोन यूज करना है, आपको PIK3C यूज करना है, आपको PARP इनहिबिटर यूज करना है, आपको कीमोथेरेपी की 10 दवाइयां, तो एक और एडिशनल दवाई आ गई फॉर HER2 लो कैटेगरी, जिससे कि जिंदगी और बढ़ गई। तो सर, मैं तो अपने लगभग सारे सवाल आपसे पूछ चुका हूँ। कुछ ऐसी और इंफॉर्मेशन जो आपको लगती है बहुत जरूरत है ब्रेस्ट कैंसर की, वो भी एडवांस ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को बताने के लिए, तो प्लीज आप उसे शेयर करें। तो सबसे पहले तो यही कहना चाहेंगे कि अगर अर्ली डायग्नोसिस इज द बेस्ट, क्योंकि उसके अंदर एक क्योर है। अगर किसी भी महिला को, लेडी को शक होता है कि उसके ब्रेस्ट के अंदर लंप है, तो तुरंत अपना डॉक्टर के पास जाएं, जांच कराएं, मैमोग्राम कराएं, बायोप्सी कराएं, कंफर्म करें, स्टेजिंग करें, क्योंकि वहां पे क्योर रेट 90% से भी ज्यादा है जी। लेकिन यदि फैल जाता है, मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, तो आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि उसकी सब टाइपिंग होनी चाहिए। सब टाइपिंग के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट होना चाहिए, और ट्रीटमेंट में इतनी आउटकम आ रही है कि पेशेंट्स 5-5, 10 साल से भी ज्यादा है। और ना केवल मेरे पास ऐसे पेशेंट्स हैं, हर एक डॉक्टर के पास, हर अस्पताल में ऐसे पेशेंट हैं। तो आपको एक लड़ना है, पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैंने बीमारी को हराना है और मेरा डॉक्टर मेरे लिए बिल्कुल ठीक कर रहा है, विश्वास बना के इलाज कराना चाहिए। तो सर, लास्ट में आज से मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये पॉडकास्ट आपने जो लोग निराशा में थे उनको आशा की तरफ आप ले गए हैं, एक नई होप दी है आपने, बहुत पॉजिटिव। टेक्नोलॉजी इतनी जबरदस्त आ रही है, इतने ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, नई नई दवाएं आती जा रही हैं, तो हमको भी बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, अपडेटेड रहना पड़ता है कि कौन सी, नहीं तो पेशेंट हमारे पास पढ़ के आता है, गूगल से लेके आता है, तो ये इवॉल्विंग एक फील्ड है, बहुत ज्यादा कंटिन्यूसली इवॉल्विंग। हर 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में कोई नई दवाई या कोई नई दवाई की इंडिकेशन बदल रही है, तो ये सब हमें अपडेटेड रहना पड़ता है, जो कि हम अपनी कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, अपने स्टूडेंट्स के जरिए, अपने लेक्चर्स के जरिए, जर्नल्स के जरिए करते हैं, ताकि हम बेस्ट ट्रीटमेंट पेशेंट्स को दे पाए। तो जैसा मैंने वो वर्ड बोला, निराशा से आशा की ओर, तो अब आज आप ये कौन सा गाना अपने दर्शकों के लिए गुनगुनाएंगे जिससे कि वो और ज्यादा मोटिवेट होकर के अपने आप को बेहतर फील कर सके? जरूर, कुछ पाने की वो आस, यार हो जो खास खास